नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात टोकनाइजेशन सिस्टम की। दरअसल 1 जुलाई से यानी बीते कल से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो गया है। इसके लागू होने से अब मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों की कार्ड से जुड़ी जानकारी को अब स्टोर नहीं कर पाएंगे। टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने का मकसद ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को रोकना है। टोकनाइजेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये एक ही वेबसाइट या फिर ऐप से बार बार खरीदारी को आसान बनाता है। इसके लागू होने के बाद आपको अपने कार्ड की डिटेल्स किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक ऐसा नहीं है। अभी अगर आप ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं या फिर कैब बुक कराते हैं तो आपको भविष्य के ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए कार्ड की डिटेल सेव करनी पड़ती है। कार्ड डिटेल सेव होने के बाद अगले ट्रांजैक्शन में आपको केवल 3 अंकों का सीवीवी नंबर ही दर्ज करना पड़ता है और सेकंड्स के भीतर ही पेमेंट हो जाता है। लेकिन इससे फ्रॉड होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। अगर वेबसाइट या ऐप हैक हो जाए तो कार्ड डेटा भी हैकर के पास चला जाता है। टोकनाइजेशन सिस्टम से अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हम टोकनाइजेशन सिस्टम के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं अनुज कुमार अग्रवाल जी, जो कि चेयरमैन हैं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं अभिषेक पटेल जी, जो कि चीफ मैनेजर हैं डिजिटल बैंकिंग के इंडियन बैंक से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत अनुज जी आपसे करना चाहूंगा। और हमने कहा कि ये जो टोकनाइजेशन सिस्टम है उससे बैंकिंग फ्रॉड पर कहीं ना कहीं लगाम लग पाएगा। आपसे शुरुआती आपकी प्रतिक्रिया, ये सिस्टम है क्या, किस तरह से ये काम करता है और ये ग्राहकों के लिए किस तरह से फायदेमंद होगा? नमस्कार। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपने लिया है। जब भी कोई भी ग्राहक आज की तारीख में किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पर जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसे निश्चित रूप से या तो अपनी नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी होती हैं। अक्सर ये जो पेमेंट होता है वो पेमेंट गेटवेज के थ्रू वेरीफाई होता है और वो पेमेंट गेटवे ग्राहकों को सुविधा देने के नाम पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो अपने यहाँ सेव कर लेते हैं, ताकि जब ग्राहक दोबारा उनके पोर्टल पर आके, उनके ऐप पर आके खरीदारी करे तो उसे वो लंबी डिटेल्स, 16 नंबर का कार्ड होता है, नाम होता है, सीवीवी वगैरह होता है, एक्सपायरी डेट सभी डालना होता है, उससे बचने के लिए सुविधा के नाम पर वो स्टोर कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे जो लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे हैं या जो मर्चेंट्स हैं, उनके यहाँ डेटा हैक हो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है और उससे ये जो डेटा है हैकर्स के पास, क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है और वो डुप्लीकेट कार्ड या उन डिटेल्स का इस्तेमाल करते हुए ग्राहकों के विरुद्ध काफी बड़ा साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड कर देते हैं। अब आरबीआई ने इस समस्या को देखते हुए उन पर यह रोक लगा दी है कि वो किसी भी स्थिति में इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण डेटा है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, उसे स्टोर नहीं कर सकेंगे। ग्राहक की इच्छा होने के बावजूद भी नहीं कर सकेंगे और अगर ग्राहक चाहें तो उसका एक कोड देंगे, टोकन देंगे और वो टोकन अगर वो चाहें तो वेबसाइट अपने यहाँ स्टोर कर सकती है, ताकि भविष्य में ट्रांजैक्शन उस टोकन के माध्यम से किया जा सकता है। तो एक तो ये जो टोकन है वो सिर्फ एक ही साइट पर काम करेगा, तो अगर इस टोकन का डेटा चोरी भी होता है तो वो किसी दूसरी साइट पर काम नहीं करेगा। और दूसरा, इस टोकन के डेटा से कार्ड की पूरी डिटेल कभी भी वेबसाइट को नहीं मिलेगी, सिर्फ यूजर को उसके पहले और आखिरी 4 अंक दिखेंगे। सीवीवी नंबर और ओटीपी का इस्तेमाल करते हुए वो ट्रांजैक्शंस को कर सकेगा। तो ये एक अच्छा कदम है आरबीआई की ओर से, जिससे भविष्य में होने वाले फ्रॉड्स बहुत हद तक रुकेंगे और जो बड़े स्तर के साइबर क्रिमिनल्स हैं जो डेटा को चुरा कर, हैक करके लाखों ट्रांजैक्शंस एक बार में करने की क्षमता रखते थे और ऐसा कर चुके हैं वो पहले कई बार, उस पर पूरी तरह से ये रोक लगेगी। ये बहुत अच्छा कदम। ठीक, अनुज सर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए कि आपने कहा कि अब जो इस तरह की कंपनियां हैं, मार्केटिंग कंपनीज और बाकी जो भी कंपनी है, वो अब आपके डेटा को, क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के डिटेल्स को स्टोर नहीं कर पाएंगी। उसके लिए आपको एक कोड मिलेगा, एक टोकन दिया जाएगा, उस टोकन को आप यूज कर सकते हैं। मेरा सवाल सर ये कि जो कस्टमर है वो कैसे इंश्योर हो पाएगा कि जिस वेबसाइट से हम कोई खरीदारी कर रहे हैं
वो वेबसाइट इस पूरे सिस्टम के लागू होने के बाद भी वो हमारे डेटा को स्टोर नहीं कर पा रहा है, ये ग्राहक कैसे इंश्योर हो पाएगा? देखिए, इसके लिए कई सारे सिक्योरिटी प्रिस्क्रिप्शंस आईटी एक्ट में भी प्रिस्क्राइब्ड हैं और सभी कंपनियों की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून का पालन करें और अपने यहाँ डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑडिट कराएं। और अगर कोई कंपनी इस प्रकार के प्रावधानों का अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में, टर्म्स एंड कंडीशंस में खुलासा नहीं करती है, तो ग्राहकों के लिए भी ये आवश्यक है, जैसे कि ये कहा भी जाता है कानून की भाषा में कैविएट एम्पेटर, कि भाई आपको भी ये ध्यान देना होगा कि ऐसी वेबसाइटों पर ना जाएं, ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल ना करें जो ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, जो ग्राहकों की सुविधा के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति, उनके निजता के विरुद्ध काम कर रही है, उनका ध्यान नहीं रख रही है। तो जो अच्छी वेबसाइट्स हैं वो निश्चित रूप से कानून का पालन करते हुए अपने यहाँ इस बात का ऑडिट कराएंगी, ये सुनिश्चित करेंगी कि इस प्रकार का डेटा बिल्कुल भी स्टोर ना किया जाए। यूजर की अभी तक ये ऑप्शन था कि वो चाहे तो दे सकता है, चाहे तो ना दे अपने क्रेडिट कार्ड का डेटा, लेकिन अब आरबीआई द्वारा ये निर्धारित किए जाने के बाद कि कोई भी वेबसाइट अब इस प्रकार के डेटा को नहीं रख सकती है, तो ये सभी के लिए आवश्यक हो गया है कि वो निश्चित रूप से इसको करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका पालन नहीं हो रहा है तो आरबीआई के ओम्बड्समैन की वेबसाइट पर जाके इसका निश्चित रूप से शिकायत करें। चलिए अनुज जी, आप, हमें पता चल रहा है कि आपको कहीं जाना है, आप व्यस्त कार्यक्रम में हैं, तो हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप आए और इन विषयों पर हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज अग्रवाल सर, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अभिषेक जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक का जब वापस आएंगे तो आपसे इन तमाम विषयों पर और भी विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे सा ब्रेक के लिए। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टोकनाइजेशन सिस्टम की, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से, यानी कि बीते कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसके और क्या कुछ पहलू हैं, इसके क्या कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक पटेल जी हैं, जो कि चीफ मैनेजर डिजिटल बैंकिंग इंडियन बैंक से हैं। अभिषेक सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अनुज जी ने कहा कि जब आप किसी भी इस तरह की वेबसाइट से क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए खरीदारी करते हैं, तो वो अब आपको एक टोकन देंगे, एक नंबर देंगे, और भविष्य में जब आप उस वेबसाइट से दोबारा कोई खरीदारी करेंगे तो उस टोकन के जरिए आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरा सवाल ये कि अगर, चूंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके ज़रिए जो ग्राहक है वो ख़रीदारी करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो क्या ग्राहकों को अब बहुत सारे टोकन अपने पास संभाल के रखने होंगे, नंबर्स रखने होंगे? ये भी एक तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी फिर उनके लिए।
नमस्कार असीम जी। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतने अच्छे विषय पे उन्होंने एक सार्थक परिचर्चा को प्रारंभ किया है और ग्राहकों के ज्ञानवर्धन के लिए इसको इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना है। थैंक यू सर। आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल 7 सितंबर 2021 को रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र जारी किया जिसके अंतर्गत उनको नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल और टोल फ्री नंबर 155-260 पे लगभग 5700 के आसपास शिकायतें दर्ज की गई जो कि इस तरह के डाटा संरक्षण के पश्चात किए गए फ्रॉड से संबंधित थी जी। जिसके पश्चात रिजर्व बैंक ने ये अनिवार्य कर दिया कि किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन चाहे वो किसी साइट पे खरीदने के लिए हो, नेटवर्क के माध्यम से या पीओएस पे हो, कहीं पर भी हो, अगर हम उसको सेव डाटा या संरक्षित डाटा के माध्यम से करते हैं तो उसके फ्रॉड होने की संभावना बहुत अधिक हो रही है। परंतु इसके लिए जो गाइडलाइंस पहले दी गई थी आपको बताना चाहूंगा कि वो 1 जनवरी 2022 थी जिसे अब 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया गया है। जैसा कि आपका प्रश्न था कि क्या बार बार ग्राहकों को करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय बैंक या फ्रॉड को रोकने के लिए कोई भी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए होती, ना कि उसे क्लिष्ट बनाने के लिए जी। तो जिस समय ग्राहक किसी तरह की खरीदारी करेगा तो उस समय उसको ट्रांजैक्शन में जहां वो अपना प्रथम बार खरीदारी में विवरण दर्ज करता है वहां पे उसको एक टोकन का टैब आएगा जिसको उसको चयन करना होगा। जब ये टोकन का चयन करेगा तो ये वहां से डिटेल उसके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी जहां से 16 अंकों का एक टोकन जनरेट हो जाएगा। उस 16 अंकों का टोकन जो है वो एक तरह की कंसेंट या लिखित सहमति ग्राहक की होगी कि हम इस पर्टिकुलर मर्चेंट के पास अपना सीवीवी डाटा और पिन डालकर अगली बार संरक्षित डिटेल के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन कर सकें। तो उसको जब भी ट्रांजैक्शन करना होगा तो उसको ये याद रखना होगा एक कार्ड और एक मर्चेंट के लिए एक ही 16 अंकों का टोकन जनरेट होगा जो कि उसको बार बार डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन अलग अलग मर्चेंट और अलग अलग कार्ड के लिए ये अलग अलग टोकन नंबर उसको जनरेट करने ही होंगे। पहली बात जी। जी अभिषेक जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज़ सर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जैसा कि अभिषेक जी बता रहे हैं कि एक 16 डिजिट का एक नंबर जो आएगा वो आएगा और उसके ज़रिए आप अपना कंसेंट दे पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है जहां से आप शॉपिंग कर रहे हैं वो आपके उस कार्ड के डिटेल को वो उसको स्टोर कर सके भविष्य की आपके शॉपिंग के लिए। लेकिन जैसा कि मेरा सवाल यही था अभिषेक जी से कि इस तरह से चूँकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अलग अलग वेबसाइट्स के ज़रिए ख़रीदारी करते हैं, तो क्या हर अलग अलग वेबसाइट्स के लिए जो टोकन जनरेट होगा उसके बारे में आप ग्राहक के पास क्या ऑप्शन होगा, उसको वो कैसे संभाल कर रखेंगे या फिर क्या तरीका होगा ताकि वो जो वेबसाइट्स हैं उसके ज़रिए आप। तो अभिषेक जी आप अपना जवाब कंप्लीट करें, किस तरह से ये जो समस्या जैसे कि हम कह रहे हैं इसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे, अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग टोकन नंबर? सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 अंकों का को याद रख पाना भी कोई सरल कार्य नहीं है। ग्राहक पहले ही से सहज सेवा के लिए उन्मुख हो रहे हैं, तो 16 अंकों का जो ये टोकन है उन्हें कतई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वो जब भी पेमेंट के लिए जाएंगे और टोकन पे सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप उनका संरक्षित डाटा आगे आ जाएगा और उनको सीवीवी जिसको कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं, जो एटीएम के पीछे 3 अंकों का अंक होता है, वो डाल के और पिन डाल के अपना ओटीपी डबल ऑथेंटिकेशन डालकर इन 3 चरण के माध्यम से अपना ट्रांजैक्शन पूरा कर लेंगे और उन्हें 16 अंकों के लिए बार बार याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक जी, नया टैब टोकन कर किया गया। अभिषेक जी हमारे साथ एक जो दर्शक हैं वो इस विषय पे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे साथ विनोद जी हैं जो कि गौतम बुद्ध नगर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें विनोद जी, क्योंकि बार बार यही सवाल रिपीट होता रहेगा, तो अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, फिर हमारे इस सवाल को सुने और फिर उसका आप सवाल पूछें। हाँ जी नमस्कार जी, मैं विनोद कुमार सिंह बोल रहा हूँ गौतम बुद्ध नगर से। जी पूछिए, सवाल पूछिए। मेरा साइबर फ्रॉड हुआ था 25 फरवरी 2022 में, तो उसमें जो इन्होंने अभी अभिषेक जी ने बताया है कि 155260 नंबर डायल करना है,
वो नंबर तो पुराना हो चुका, वो नंबर कार्रवाई में नहीं है। अब ये नंबर बदलकर 1930 है। अभिषेक जी, मैं सर आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं सितंबर 2021 का जो उल्लेख कर रहा था, उस समय इस नंबर पे प्राप्त कंप्लेन जो हुई थी उनकी संख्या आपको बता रहा था। ये वर्तमान उपयोग में नहीं है, ये मुझे ज्ञात है, लेकिन 155-260 की कंप्लेन के बेस से ही ये डबल ऑथेंटिकेशन का डाटा के बेस पे ये नई प्रक्रिया लाई गई है, टोकनाइजेशन। आरबीआई को अपडेट करना चाहिए नंबर? सर ऑलरेडी अपडेट है उनकी, आप साइट पे देखेंगे तो वो अपडेट है। ओके, तो जो मैं सवाल कह रहा था कि इसका मतलब, जो सरल शब्दों में अगर अभिषेक जी ये समझें कि आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जब भी उस वेबसाइट पर जाएंगे आपको एक टोकन नंबर जनरेट होगा, अगर उसको आप अपनी सहमति दे देते हैं तो इसका मतलब कि वो जो वेबसाइट है वो अब आपके उस क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के नंबर्स को स्टोर कर पाएगा फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। जी ठीक है, इसमें ये कैसे काम करेगा? और ये इस बात को भी लेकर संशय है लोगों के मन में कि क्या ये गारंटी कोई भी वेबसाइट ये दे सकता है कि हम आपके इस डेटा को कहीं और इसका मिसयूज ना हो, इसकी गारंटी वेबसाइट की तरफ से ग्राहकों को मिल सकता है क्या? सर आपको बताना चाहूंगा कि साइबर अपराध जो थे पिछले 10 साल में 19 गुना बढ़ गए सर। इसके पश्चात आईटी एक्ट में सेक्शन 66 और ये जो टोकनाइजेशन जिस एक्ट के तहत जारी हुआ है वो है पेमेंट गेटवे का एक्ट 2007 का सेक्शन 10। इसके अंतर्गत अगर किसी भी इस तरह की मिसयूज किया जाता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है, और यदि कोई वेबसाइट टोकनाइजेशन के लिए कंसेंट देती है तो उसके लिए भी साइबर क्राइम में प्रोविजन दिए गए हैं। इसलिए किसी भी तरह की फ्रॉड होने की संभावना लगभग नगण्य है, लेकिन यदि किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो उसके लिए साइबर अपराध में दंड का प्रावधान है। इसमें अभिषेक जी, जो ये कहा जा रहा है कि ग्राहक जो है उसके हाथों में सब कुछ कंट्रोल होगा, और वो अगर खुद को चाहता है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन हो, क्यूआर कोड या फिर इस तरह के जो इन ऐप परचेजेस हैं, ऐसे किसी भी सर्विस के लिए रजिस्टर या फिर डी रजिस्टर करने का अधिकार वो अब सिर्फ और सिर्फ ग्राहक के पास होगा। इसको कैसे समझा जाए? सर दरअसल पहले यह प्रक्रिया बड़ी कठिन थी, लेकिन अब यह बहुत आसान हो गई है। मोबाइल बैंकिंग आने के बाद लगभग सभी बैंकों के मोबाइल ऐप में यह प्रक्रिया दी गई है कि वो अपने मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपने को रजिस्टर डी रजिस्टर कर सकते हैं सेवाओं के लिए, और उनके बिना कंसेंट के इन सेवाओं को प्रदान भी नहीं किया जा सकता है, ना किसी मर्चेंट को उनका डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे इंडियन बैंक के लगभग जो 1 करोड़ यूजर हैं इंडोसिस के, उनके ऐप पे भी ये सुविधा प्राप्त है। स्टेट बैंक की योनो में भी ये सुविधा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ल्ड में भी है। ऐसे लगभग सभी बैंकों को रिजर्व बैंक का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए वो कस्टमर का कंसेंट लें, और बिना उनकी अनुमति या कंसेंट के किसी भी प्रकार का डाटा किसी भी मर्चेंट या किसी थर्ड पार्टी को शेयर ना करें। ठीक है, इसमें सर एक और सवाल जो सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास आ रहा है, उसमें यह सवाल है कि क्या एक टोकन का इस्तेमाल हम एक से ज्यादा दूसरी जगह भी कर सकते हैं क्या? कतई नहीं सर। एक टोकन नंबर 16 अंकों का है जो कि एक पर्टिकुलर मर्चेंट और पर्टिकुलर कार्ड के लिए भी संरक्षित रहता है। आपको अलग अलग मर्चेंट के लिए अलग अलग टोकन जनरेट करने ही होंगे। ठीक है, एक और अगला सवाल सर ये कि क्या जो वेबसाइट्स हैं वो खुद को, चूंकि 1 जुलाई से लागू हो गई है ये व्यवस्था, तो क्या अब तमाम वेबसाइट्स ने खुद को इस टोकनाइजेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को कैलिब्रेट कर लिया है या फिर नहीं? सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे साथी जो पूर्ववर्ती साथी थे अनुज जी से भी आपने प्रश्न पूछा था, तो ग्राहकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जितने भी नेट बैंकिंग के प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट पे जब आप खरीदारी करते हैं तो आपको वो एक प्लेटफॉर्म पे ले जाता है जो कि बैंक का प्लेटफॉर्म होता है। वहां पे EBSSL सर्टिफिकेट होता है जिसको एक्सटेंडेड वैलिडेशन सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप खरीदारी करते हैं और किसी साइट पे जाते हैं तो वहां पे जो आपका एड्रेस बार है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि आप सुरक्षित हैं, और यदि अगर रेड होता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, यदि हैंग होता है तो सावधान रहने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे ग्राहकों को फ्रॉड होने की संभावना
कम से कम होती जा रही है और इसके लिए कतई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बैंकिंग फ्रॉड, चूंकि लगातार हम इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं कि इस पूरी कवायद के जरिए जो बैंकिंग फ्रॉड्स है, चूंकि लगातार वो बढ़ती जा रही है वो फ्रॉड्स, उस पर लगाम लग पाएगा तो बैंकिंग फ्रॉड ट्रांसपेरेंसी की दिशा में और ग्राहकों के अधिकार को सुरक्षित बनाने की दिशा में आरबीआई का ये कदम आप कितना महत्वपूर्ण और जरूरी मानते हैं? सर, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, केवल हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही की बात नहीं, हमारी जो पर्सनल डिटेल है उसका मिसयूज केवल वित्तीय के अलावा सामाजिक और अन्य व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी करके मिसयूज किया जा सकता था, क्योंकि उसमें हमारी सभी महत्वपूर्ण डिटेल, चाहे वो नाम हो, मोबाइल नंबर हो, चाहे क्या कहते हैं मेल आईडी हो, ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती हैं और इनके माध्यम से हम लोग किसी भी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो टोकनाइजेशन सिस्टम आने से ये फ्रॉड हिडन रहेंगे और हमारा मोबाइल और अकाउंट नंबर भी एक तरीके से सेल्टर में रहता है जिसकी लास्ट 4 डिजिट ही शेयर की जाती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो कि उस बैंक का या मर्चेंट का है वो भी हमें एक्सेस नहीं कर सकता और एन्क्रिप्टेड होने के कारण सिर्फ हम और केवल हम ही उसके अधिकारी होंगे, जिससे फ्रॉड होने की संभावना अत्यंत नगण्य हो जाएगी। इसमें सर अभिषेक जी, इसमें रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि कार्ड के लिए जो टोकन सेवाएं हैं उसको शुरू करने से पहले जो रजिस्टर्ड अधिकृत कार्ड पेमेंट नेटवर्क को निश्चित अवधि में एक ऑडिट प्रणाली, एक ऑडिट सिस्टम स्थापित करनी होगी और साल में कम से कम एक बार ऑडिट होनी ही चाहिए। सर, ये पहले भी प्रावधान था लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है बढ़ते हुए फ्रॉड को देखकर। इस ऑडिट प्रक्रिया में ऐसा है कि आपको साल में एक बार ऑडिट कराकर अपने सारे ट्रांजैक्शन की जानकारी आरबीआई को प्रदान करनी होगी, खासकर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो 1 लाख के ऊपर के होंगे। इसके अलावा टोकनाइजेशन का जो डाटा है वो केवल बैंक्स को तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब उनको रिकंसिलेशन या किसी अन्य तरह की फ्रॉड की जानकारी के स्तर पे समाधान प्रदान करना होगा, वरना ये सारी जानकारी एन्क्रिप्टेड रहेगी और आरबीआई समय समय पर बैंकों से प्राप्त करती रहेगी और इसका ऑडिट करवाती रहेगी वार्षिक स्तर पर। इसका मतलब ये भी निकाला जाए अभिषेक जी कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को टोकनाइज्ड पेमेंट सिस्टम में भागने वाली जो तमाम कंपनियां हैं उनको रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना ही होगा और बिना रजिस्टर्ड किए हुए आप इस तरह की सर्विसेज नहीं दे सकते हैं? निश्चित तौर पे सर, निश्चित तौर पे, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है और वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम का स्तर इस पे बहुत उच्च है, इसलिए रिजर्व बैंक इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता। ग्राहकों को भी ये पता चल पाए कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है शॉपिंग करने के टाइम, इस बात की जानकारी ग्राहक को कैसे मिल पाएगी? जहां तक इस बात का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ निर्णय तो ग्राहक को अपने स्तर पर लेने होंगे, क्योंकि आज रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि कृपया उन्हीं वेबसाइटों या उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही खरीदारी करें जिनको आप जानते हैं, क्योंकि कितने भी प्रावधान आ जाएं परंतु विवेक का प्रयोग ग्राहकों को अपने स्तर पे करना होगा। कृपया किसी भी नई वेबसाइट पे जाने से पहले उसका ऑथेंटिकेशन जरूर दर्ज कर लें, क्योंकि इस तरह की कंपनियों की बाढ़ है जो फ्रॉड करती हैं और अधिकतर वो नई कंपनियां या प्रलोभन देने वाली कंपनियां होती हैं जो आपको 80 से 90% डिस्काउंट देती हैं। तो मेरा सभी ग्राहकों से अनुरोध है, कृपया खरीदारी के लिए केवल उन्हीं वेबसाइट या पोर्टल पे जाएं जिनको आप पहले से जानते हैं, अन्यथा फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आखिर में सर बहुत ही संक्षेप में अभिषेक जी, इस पूरी प्रक्रिया के शुरुआत होने के बाद से किस तरह के बदलाव खासकर बैंकिंग सिस्टम में ग्राहकों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी चीज है सर कि मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के चोरी होने के बाद कैश ट्रांजैक्शन से ज्यादा पीओएस ट्रांजैक्शन होते थे, जिन ट्रांजैक्शन होने के बाद चोरी होने की संभावना या फ्रॉड होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती थी। इसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग का प्रयोग करके, उस पे संचित डाटा का प्रयोग करके दूसरे साइट या हैकर उसका प्रयोग कर लेते थे। लेकिन टोकनाइजेशन सिस्टम, डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम ओटीपी के द्वारा और थर्ड ये जो फायरवॉल और हमारा सिक्योर लेयर है, इन तीनों के माध्यम से ग्राहकों के अधिकार को बहुत अधिक हद तक संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूं
कि कानून प्रावधान अपनी जगह है, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कृपया अपनी तरफ से भी ऑथेंटिकेट करें, ताकि दोनों के सम्मिलन से हम वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ कर सकें और फ्रॉड का शिकार ना हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इन तमाम विषय पर विस्तार से समझाने और बहुत ही आम भाषा में समझाने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातों को रखने के लिए। तो आज के इस मनी मंत्रा के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।